नमस्कार। आज हम एक ऐसे नाम पर बात कर रहे हैं जिससे ज्यादातर लोग तो परिचित हैं ही, महिषासुर। हाँ, बिल्कुल। आमतौर पर जब हम ये नाम सुनते हैं हुँ, तो एक खलनायक की छवि ही मन में आती है ना। हुँ, हुँ, एक हुँ। दैत्य जिसे देवी दुर्गा या चामुंडी ने हराया। बिल्कुल, यही प्रचलित कथा है। पर क्या हो अगर अगर इतिहास की कुछ परतें खोलें हुँ, तो कोई बिल्कुल अलग कहानी सामने आए। हुँ। और मजे की बात यह भी है कि मैसूर शहर का नाम भी ऐसा कहते हैं इन्हीं से जुड़ा है। हाँ, ये कनेक्शन भी अक्सर बताया जाता है। तो आज हमारे पास महिषासुर, आर्यों और द्रविड़ शासक का संघर्ष नाम के एक लेख के कुछ जरूरी हिस्से हैं। अच्छा। और ये जो सामग्री है, ये महिषासुर की एक ऐसी तस्वीर पेश करती है जो हम आम तौर पर नहीं देखते। हुँ, उन्हें एक महान, एक उदार शासक के रूप में दिखाया गया है। ये तो वाक़ई अलग बात हुई। तो चलिए आज इन्हीं स्रोतों में थोड़ा गहराई से उतारते हैं। देखते हैं कि ये वैकल्पिक नजरिया आखिर है क्या, इसके पीछे क्या तल्ख दिए गए हैं और आजकल ये इतनी चर्चा में क्यों है। हाँ, और यहाँ सबसे दिलचस्प बात शायद यही है कि कैसे एक ही व्यक्ति के आसपास इतनी अलग-अलग, बल्कि कह सकते हैं कि एकदम विपरीत कहानियाँ या रिवायतें मौजूद हैं। सही कहा। तो हमारी कोशिश यही रहेगी कि इन स्रोतों में जो जानकारी है, जो तर्क हैं, उन्हें बस निष्पक्ष रूप से सामने रखें, समझें कि वो क्या कह रहे हैं। बिल्कुल। तो जैसा हमने कहा, पारंपरिक कथाओं में तो महिषासुर एक शक्तिशाली असुर या दैत्य है जिनका अंत देवी चामुंडी या दुर्गा उनके हाथों होता है। हाँ। लेकिन ये स्रोत और जिनका ये हवाला देते हैं, जैसे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर और ज्योतिराव फूले जैसे विचारक, वो महिषासुर को एक महान, उदार और मतलब अपनी प्रजा का ख्याल रखने वाले द्रविड़ शासक के तौर पर देखते हैं। अच्छा, द्रविड़ शासक। हाँ, द्रविड़ से यहाँ मतलब इस लेख के हिसाब से भारत के जो मूल निवासी समुदाय हैं उनसे है। ओके। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये भी कहा गया है कि उन्होंने अपने लोगों की रक्षा की थी हमलावर आर्यों से, जिन्हें स्रोत में सुर कहा गया है और आर्यों से जोड़ा गया है। ओह! ये तो पूरी कहानी पलट देता है। ना? यहाँ से बात वाकई काफी दिलचस्प हो जाती है। हाँ, ये नज़रिया तो पारंपरिक समझ से बिल्कुल ही अलग है। इस लेख के मुताबिक एक इतिहासकार हैं विजय महेश, वो बताते हैं कि मही शब्द का संस्कृत में मतलब पृथ्वी होता है और महेश का एक मतलब ये भी हो सकता है कि दुनिया में शांति कायम करने वाला। अच्छा, नाम की व्याख्या ही बदल गई। बिल्कुल, मतलब ये नाम की व्याख्या ही पूरी छवि बदल देती है। स्रोत उन्हें सिर्फ एक शक्तिशाली राजा ही नहीं बल्कि एक विद्वान राजा भी बताता है और ये भी कि उनके पास 187 बुद्धिमान सलाहकारों की एक बड़ी परिषद थी। 177 सलाहकार। हाँ, ये संख्या अपने आप में बताती कि उनका शासन कितना बड़ा और शायद कितना व्यवस्थित रहा होगा। और ये भी कि उनका राज्य प्राकृतिक संसाधनों, खासकर खनिज संपदा से भरपूर था। हम्म। जानवरों की अंधाधुंध हत्या उस पर भी रोक थी। ये तो काफी प्रगतिशील सोच लगती है उस समय के हिसाब से। हाँ, और इतना ही नहीं, पेड़ों की मनमानी कटाई पर भी सख्त पाबंदी थी। कहते हैं कि इसकी निगरानी के लिए उन्होंने लोग भी रखे थे अच्छा। और यहाँ तक कि आलस्य को भी अच्छा नहीं माना जाता था, उसे हतोत्साहित किया जाता था। तो ये सारी बातें मिलकर एक बहुत ही, क्या कहें, व्यवस्थित, पर्यावरण को लेकर जागरूक और अनुशासित समाज की तस्वीर बनाती हैं, जैसा ये स्रोत उन्हें दिखाता है। ये तो हुई शासन और नियमों की बात, लेकिन ये लेख उनके लोगों की तकनीकी काबिलियत का भी जिक्र करता है। वो भी काफी उन्नत लगती है। ये भी एक हैरान करने वाली बात है। हाँ, बिल्कुल। विजय महेश और एम.एल. शेंदस जैसे इतिहासकारों का हवाला देते हुए ये लेख कहता है कि महिषासुर के अधीन जो लोग थे, वो धातु ढलाई यानी मेटल कास्टिंग उसमें बड़े माहिर थे। मेटल कास्टिंग में? हाँ, और इतिहासकार विंसेंट ए. स्मिथ का भी जिक्र है, जिन्होंने भारत में ताम्र युग और कांस्य युग के उन्नत औजारों की बात की थी। स्रोत तो यहाँ तक दावा करता है कि महिषासुर के समय में उनके राज्य में जो हथियार बनते थे, उनकी क्वालिटी इतनी अच्छी थी कि देश भर से लोग उन्हें खरीदने आते थे। वाह! अगर ये सच है, तो ये तो उनके राज्य की तकनीकी ही नहीं, बल्कि आर्थिक अहमियत को भी दिखाता है। बिल्कुल। और इसके अलावा कुछ लोक कथाओं का हवाला देकर यह भी कहा गया है कि महिषासुर को खुद भी वनस्पतियों, जड़ी बूटियों, पेड़ों के औषधीय गुणों का गहरा ज्ञान था। अच्छा, मेडिसिनल नॉलेज भी। हाँ, और खास बात यह है कि स्रोत के मुताबिक वो इस ज्ञान का इस्तेमाल अपनी प्रजा के स्वास्थ्य और भले के लिए खुद करते थे। हाँ। तो ये एक शासक की अपनी प्रजा के लिए गहरी चिंता दिखाता है। मतलब वो सिर्फ एक योद्धा या प्रशासक नहीं, बल्कि एक हितैषी राजा के तौर पर नजर आते हैं इस वर्णन में। ये पहलू उनके चरित्र को और ज्यादा मानवीय बनाता है। अच्छा, तो स्रोत उन्हें एक काबिल, न्यायप्रिय,
पर्यावरण का ध्यान रखने वाले और तकनीकी रूप से भी आगे बढ़े हुए समाज का मुखिया बता रहा है। लेकिन फिर ये सवाल और गहरा हो जाता है कि जो पारंपरिक कहानियां हैं उनमें उन्हें एक विलन, एक दैत्य क्यों दिखाया गया? इस उलट बात की क्या वजह बताता है ये लेख? हाँ, ये सबसे अहम सवाल है। लेखक और शोधकर्ता योगेश मास्टर के अनुसार, जिनका जिक्र स्रोत में है, इस विरोधाभास को समझने के लिए हमें सुरों और असुरों के बीच के संघर्ष को समझना होगा। सुरों को ये स्रोत आर्यों से जोड़ता है और असुरों को मूल निवासी द्रविड़ मानता है। अच्छा। उनका तर्क है कि असुरों का जो महिषा राज्य था, उसकी संस्कृति और शायद अर्थव्यवस्था में भैंसों का बड़ा महत्व था। हो सकता है ये प्रतीक भी हों। जबकि आर्यों की जो चामुंडी देवी हैं, उनका संबंध उस संस्कृति से था जिसका मूलधन और प्रतीक गायें थीं। गाय बनाम भैंस वाली संस्कृति का टकराव। हाँ, कुछ ऐसा ही। ये सिर्फ सांस्कृतिक नहीं, बल्कि शायद संसाधनों पर कंट्रोल का भी संघर्ष था। और इस संघर्ष में स्रोत के अनुसार महिषासुर की हार हुई और उनके लोगों को या तो मार दिया गया या फिर वहां से हटना पड़ा, विस्थापित होना पड़ा। और ये कहानी, जैसा स्रोत बताता है, वो सिर्फ महिषासुर तक ही नहीं रुकती। स्रोत विजय महेश का हवाला देकर 1926 में मैसूर यूनिवर्सिटी की एक पुस्तिका का जिक्र करता है। 1926 की? हाँ, इस पुस्तिका में कथित तौर पर कहा गया था कि आज के कर्नाटक राज्य में दूसरे असुर मुखियाओं के भी कई गढ़ थे। जैसे गुहासुर का शासन हरिहर पर बताया गया है, हिडिंबासुर का चित्रदुर्ग पर और बकासुर का रामानगर पर। अच्छा, और भी नाम है? स्रोत इन उदाहरणों के आधार पर एक बड़ा तर्क रखता है कि आर्यों के इस इलाके में आने और प्रभावी होने से पहले यहाँ असल में देशज असुरों का ही शासन था और बाद में धीरे धीरे उनके राज्यों पर कब्जा कर लिया गया। तो ये एक तरह की ऐतिहासिक दावेदारी है जो स्थापित इतिहास की समझ को चुनौती देती है। इसमें डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के विचारों का भी जिक्र है। उन्होंने भी इस विचार को बहुत जोर दे के खारिज किया है कि असुर कोई अमानवीय या दैत्य थे। हाँ, अम्बेडकर ने इस पर लिखा है। अपने एक निबंध में, जिसका हवाला ये स्रोत देता है, वो इस बात पर जोर देते हैं कि महाभारत और रामायण में असुरों को जिस तरह दिखाया गया है, उससे ये गलत धारणा बनती है कि वो इंसान नहीं थे। अम्बेडकर के अनुसार असुर पूरी तरह से मानव समाज का ही हिस्सा थे, बस शायद वो उस समय की ब्राह्मणवादी सामाजिक व्यवस्था का हिस्सा नहीं थे। सही। अम्बेडकर एक और दिलचस्प पैटर्न की तरफ भी ध्यान दिलाते हैं, जिसका जिक्र इस स्रोत में खास तौर पर है। वो कहते हैं कि हिंदू मिथकों में आप देखें तो शक्तिशाली असुर राजाओं का वध अक्सर देवियों ने किया है। हाँ, ये बात ध्यान देने वाली है। जैसे दुर्गा, या कर्नाटक में कहें तो चामुंडी, उन्होंने महिषासुर को मारा, काली ने नरकासुर को, दुर्गा ने ही शुंभ निशुंभ असुर भाइयों को, कन्याकुमारी ने बाणासुर को और देवी शक्ति ने रक्तबीज नाम के असुर का वध किया। तो ये एक पैटर्न सा दिखता है। हाँ, और स्रोत में अम्बेडकर का एक थोड़ा व्यंग्यात्मक कथन भी दिया गया है। वो लिखते हैं, ऐसा लगता है कि देवतागण असुरों से अपनी रक्षा खुद नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने अपनी पत्नियों को अपनी रक्षा के लिए भेज दिया। स्रोत में विजय महेश इसकी व्याख्या करते हुए ये कहते हैं कि शायद देवता ये जानते थे कि असुर राजा अपनी परंपरा के हिसाब से कभी महिलाओं पर हथियार नहीं उठाएंगे, और शायद इसी का फायदा उठाया गया। स्रोत इससे भी आगे जाता है। वो ये आरोप लगाता है कि इनमें से ज्यादातर हत्याएं सीधे युद्ध में नहीं हुई, बल्कि कपट से या धोखे से की गईं। धोखे से? हाँ, ऐसा स्रोत का दावा है। और फिर इस कथित शर्म को छिपाने के लिए और उस काम को महिमा मंडित करने के लिए देवियों के 10 हाथ होने, उनके पास अद्भुत असंभव हथियार होने जैसी कहानियां गढ़ी गई। स्रोत ने कहता है कि ये नाटक नौटंकी के लिए तो ठीक हैं, पर हकीकत से परे हैं। ये तो काफी गंभीर आरोप हैं। बिल्कुल। और यहाँ ये साफ करना बहुत जरूरी है कि हम सिर्फ इस सामग्री में दिए गए दावे, तर्क और आरोप आपके सामने रख रहे हैं। हम इन्हें सही या गलत नहीं कह रहे, ना ही इनका समर्थन या विरोध कर रहे हैं। हाँ, ये जरूरी है। स्रोत के अनुसार इतिहास को इस तरह तोड़ने मरोड़ने का कथित मकसद क्या था? वो कहते हैं कि ब्राह्मणवादी वर्ग, यानी स्रोत के अनुसार वो वर्ग जो पारंपरिक वर्ण व्यवस्था में ऊपर था और जिसने ज्ञान और सत्ता पर कंट्रोल रखा, उसने अपने स्वार्थों के लिए देशज या मूल निवासी लोगों के इतिहास को बिगाड़ा और उनके नायकों को खलनायक बना दिया। ये स्रोत का अपना विश्लेषण और आरोप है। तो ये सिर्फ पुरानी बातें या किताबी बहस नहीं लगती। इन दस्तावेजों के हिसाब से ये जो दूसरा नजरिया है, ये आज भी जमीन पर जिंदा है, बल्कि हाल के सालों में शायद ज्यादा मुखर हुआ है। हाँ,
ऐसा लगता है। मैसूर के आसपास आज भी कुछ ऐसे समुदाय हैं जो देवी चामुंडी को अपने महान उदार राजा का हत्यारा मानते हैं। अच्छा। उनमें से कुछ लोग दशहरे के त्योहार पर जब पारंपरिक रूप से देवी की जीत का जश्न होता है, वो महिषासुर की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना भी करते हैं। चामुंडेश्वरी मंदिर के मुख्य पुजारी श्रीनिवास का भी जिक्र है, जिन्होंने स्रोत के लेखक से कथित तौर पर कहा कि तमिलनाडु से कुछ लोग साल में 2 बार खास तौर पर आते हैं और पहाड़ी के नीचे बनी महिषासुर की मूर्ति की पूजा करते हैं। ये तो काफी दिलचस्प बात है कि ये परंपराएं आज भी जीवित हैं। और जैसा आपने कहा, हाल के सालों में ये मुद्दा नेशनल लेवल पर भी उठा है। पश्चिम बंगाल में, जहां दुर्गा पूजा इतना बड़ा त्योहार है, वहीं कुछ आदिवासी समुदाय अपनी असुर संस्कृति और पहचान पर विचार विमर्श के लिए बड़ी बैठकें कर रहे हैं। हाँ, मैंने भी सुना है इसके बारे में। और देश की अलग अलग यूनिवर्सिटीज के कैंपस में भी इसकी गूंज सुनाई दी है। जैसे उस्मानिया यूनिवर्सिटी और काकातिया यूनिवर्सिटी, दोनों तेलंगाना में हैं। वहां के छात्रों ने नरकासुर दिवस मनाया, ऐसी खबरें आई थीं। अच्छा। और दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी यानी JNU, वहां महिषासुर शहादत दिवस या उत्सव मनाने की कोशिशों ने भी काफी ध्यान खींचा था और विवाद भी हुआ था। हाँ, JNU वाला मामला तो काफी चर्चित हुआ था। तो ये जो एक आकर्षण बढ़ रहा है या ये चीजें दोबारा सामने आ रही हैं, इसकी क्या वजह हो सकती है? क्या इसे सिर्फ ये कहकर खारिज कर दें कि भाई मिथक इतिहास नहीं होते या लोक गाथाएं भरोसेमंद नहीं होती? हाँ, क्या व्याख्या है इसकी? स्रोत में विजय महेश इसकी व्याख्या अपने नजरिए से करते हैं। वो कहते हैं कि मनुवादियों ने, यानी स्रोत के अनुसार ब्राह्मणवादी व्यवस्था के मानने वालों ने बहुजनों के, यानी जैसा स्रोत बताता है ऐतिहासिक रूप से हाशिए पर रखे गए शूद्र, अतिशूद्र, आदिवासी और दूसरे दबे हुए समुदायों के समृद्ध सांस्कृतिक इतिहास को अपने हिसाब से तोड़ा मरोड़ा। वो आगे तर्क देते हैं कि ये जो दबाया गया या बिगाड़ा गया इतिहास है, इस पर जो धूल जम गई है उसे झाड़ना होगा, पौराणिक झूठों का पर्दाफाश करना होगा और लोगों को, बच्चों को सच्चाई बतानी पड़ेगी। उनके हिसाब से यही एक तरीका है जिससे अपने सच्चे इतिहास और गौरव पे दोबारा दावा किया जा सकता है। तो ये एक तरह से पहचान की लड़ाई भी है। हाँ, बिल्कुल। महिषासुर और ऐसे दूसरे पात्रों के प्रति लोगों का जो ये बढ़ता आकर्षण है, स्रोत के अनुसार ये इसी प्रक्रिया का हिस्सा है। ये उन समुदायों की कोशिश है कि वो अपने अनदेखे या दबाए गए सांस्कृतिक इतिहास को फिर से खोजें, जो स्थापित पौराणिक कथाएं हैं उन पर सवाल उठाएं और अपने नजरिए से सच्चाई को सामने लाएं। ये दिखाता है कि लोग अपने इतिहास, अपनी पहचान, अपनी कहानियों पर दोबारा दावा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सिर्फ अतीत की बात नहीं है, ये आज की पहचान की राजनीति से भी बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। तो इन स्रोतों के जरिए हमने महिषासुर की एक बिल्कुल ही अलग छवि देखी। एक शक्तिशाली, न्यायप्रिय, पर्यावरण का ध्यान रखने वाले, तकनीकी रूप से उन्नत, स्वदेशी शासक, जिसे बाद की कहानियों में स्रोत के अनुसार सांस्कृतिक संघर्ष और कथित ऐतिहासिक हेरफेर की वजह से खलनायक बना दिया गया। हाँ, एकदम उलट तस्वीर। हमने ये भी देखा कि कैसे इस वैकल्पिक नजरिए को आज की पहचान की राजनीति और दबे हुए इतिहास को फिर से पाने की कोशिशों से जोड़ा जा रहा है। तो इन सब बातों का आखिर मतलब क्या निकलता है? ये हमें वाकई गहराई से सोचने पर मजबूर करता है कि जब हम महिषासुर जैसे स्थापित चरित्रों का, चाहे वो किसी भी स्रोत, परंपरा या समुदाय के जरिए हो, दोबारा मूल्यांकन करते हैं या ऐसे वैकल्पिक विचारों से रूबरू होते हैं, तो ये हमारे इतिहास की समझ को, हमारी पहचान की भावना को और हमारी जो सामूहिक सांस्कृतिक याददाश्त है उसको कैसे प्रभावित करता है। हाँ, ये एक बड़ा सवाल है। एक समाज के तौर पर हम अक्सर एक दूसरे से टकराती हुई ऐतिहासिक कहानियों और उनकी व्याख्याओं के साथ कैसे तालमेल बिठाते हैं या कैसे बिठाना चाहिए? क्या एक ही पात्र की कई, यहां तक कि बिल्कुल उल्टी छवियां एक साथ मौजूद रह सकती हैं? ये वाकई सोचने वाली बात है। हाँ, ये एक अहम सवाल है जिस पर आगे सोचा जा सकता है और जिसका शायद कोई आसान जवाब ना हो।